हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त हो, तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों, बहुत 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 सारी चीजें हम लोग करके आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा बड़ा प्यारा सा लेक्चर है। हम लोगों को आज हमारे टारगेट में है कि हमको बैंक ऑडिट खत्म करना है और उसके बाद में एक छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जो ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उसके ऊपर भी हमको फतेह आज हासिल करनी है। चलिए, बैंक ऑडिट में हम लोग एनपीए के नॉर्म्स, एनपीए के क्लैरिफिकेशंस हम लोग देख चुके, हम लोग ड्राइंग पावर के बारे में देख चुके, हम ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल के एडवांसेस कैसे होने चाहिए देख चुके, ऑडिट ऑफ एडवांसेस हम लोग देख चुके हैं, इनकम्स, अलग अलग इनकम्स के बारे में आरबीआई ने क्या बोला है वो भी हम लोग देख चुके हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गो हेड, लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट। चलिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट। सबसे पहले देखिए, जो जितने भी खर्चे हैं ना, जितने भी खर्चे और प्रोविजन हम लोग पढ़ने वाले, इसमें हम लोगों ने एक फ्लो सेट किया हुआ है। क्या फ्लो सेट किया है कि पहले आप उस एरिया में जाके टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो। इंटरेस्ट की पूरी एंट्री सबसे पहले आपको बताना है। इंटरेस्ट की पूरी एंट्रीज आज की डेट में ऑटोमेटेड है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो आपको सबसे पहले जाकर जो बैंक के अंदर के कोर बैंकिंग सिस्टम है, कोर बैंकिंग सिस्टम है, उसकी प्रोग्रामिंग है, उसका लॉजिक है और आईटी जो कंट्रोल्स है, सबसे पहले आपको वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 99.99% पूरा काम वो सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो कोर बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर जो ऑटोमेटेड एंट्रीज पास हो रही है वो बराबर है कि नहीं, उसकी प्रोग्रामिंग, उसका लॉजिक, वो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने के बाद, ज्यादा उसमें बताना नहीं, जितना मैंने आपको बोला उतना एक दो लाइन में लिख देना है। वो करने के बाद में नेक्स्ट आपको जाना है सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। मतलब अब बैंक के जो पीएनएल में सपोज 10,000 करोड़ का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो हमको चेक करना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि इतना वॉल्यूमिनस डेटा है तो बेस्ट चीज क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप लगाइए। गो फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये पूरा चार्ट आपको मिलता है, ये पूरा का पूरा चार्ट, ठीक है, पूरा का पूरा चार्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाइए। एनालिटिकल प्रोसीजर्स देखिए, बाजू में चार्ट है, हाथ से लिखा हुआ चार्ट है, तो हाथ से लिखा हुआ चार्ट आपके सामने। बाकी अगर आपके पास में प्रिंटेड चार्ट है उसके अंदर भी यही बातें लिखी हुई है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर, एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालना है करंट ईयर का। यस दोस्तों, एवरेज इंटरेस्ट रेट। जितने भी आपके बोरोइंग्स है और जितने भी आपके डिपॉजिट्स है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। आप हर कैटेगरी का एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालिए और उसको मैच करिए पिछले साल के एवरेज इंटरेस्ट रेट से। देखिए, पिछले साल पे हमको पूरा भरोसा है, उसका ऑडिट हो चुका है, वो बिल्कुल सही है। अब इस साल का एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालिए। अगर दोनों एवरेज इंटरेस्ट रेट मैच हो रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, क्लोज है, तो हमारे मन में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अरे यार, इस साल का भी जो इंटरेस्ट है ना, इस साल का भी इंटरेस्ट मुझे सही लग रहा है, ठीक है, इस साल का इंटरेस्ट मुझे सही लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है, जोरदार लग रहा है। तो एवरेज इंटरेस्ट रेट निकलना बड़ी प्यारी चीज है। करंट ईयर के एवरेज इंटरेस्ट रेट को पिछले साल से कंपेयर करो, दोनों अगर क्लोज आ रहे हैं, मैच हो जा रहा है, तो हमको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार करंट ईयर का इंटरेस्ट सही लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक काम करिए, जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एब्सोल्यूट अमाउंट जो है, जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक है, इस क्वार्टर का या फिर इस महीने का, आप उसको इमीडिएटली पिछले क्वार्टर या मंथ से कंपेयर करें। एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस लीजिए, उसका ब्रेकअप निकालिए, बोरोइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, अलग अलग डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, और पिछले महीने से या क्वार्टर से मैच करिए। अगर चीजें मैच हुई तो फिर हमारे मन में विश्वास होता है, देखो यार, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इंटरेस्ट है एकदम स्टेबल चल रहा है। अगर उसमें चेंज है तो वो जस्टिफाइड होना चाहिए। जस्टिफाइड है यार चेंज, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बोले क्यों बढ़ रहा है, अरे हमारे डिपॉजिट्स बढ़े थे, बड़ी खुशी की बात है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, बोले रेट बढ़ा था, चलो जस्टिफाइड है। आप एब्सोल्यूट, पहले आपने रेट को कंपेयर किया, पहले आपने रेट को कंपेयर किया, अब इस मंथ के इंटरेस्ट को या इस क्वार्टर के इंटरेस्ट को इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ या क्वार्टर से आप कंपेयर करते हुए जाइए, ठीक है। साल भर का ऐसा कंपैरिजन आप करिए। अगर आपको चीजें नॉर्मल लग रही है, स्टेबल लग रही है, रीजनेबल लग रही है, तो फिर आपके मन में विश्वास पैदा होता है, यार इंटरेस्ट सही लग रहा है, डिफरेंस जस्टिफाइड है, तो फिर मन में विश्वास पैदा होता है कि इंटरेस्ट सही लग रहा है। एक काम करिए, अब ईयर एंड हो चुका है, अब ईयर एंड हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करिए, बैंक वाले क्या करते हैं, क्वार्टरली डेटा बनाते हैं, क्वार्टरली डेटा बनाते हैं और आरबीआई को भेजते हैं। आरबीआई को क्वार्टरली डेटा बहुत अच्छे से, लिस्टेड बैंक्स तो क्या करते हैं, क्वार्टरली डेटा जो रहता है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो स्टॉक एक्सचेंज को भेजते हैं। तो एक काम करिए, क्वार्टरली डेटा के मदद से आप
साल भर का, ठीक है, क्वार्टरली डेटा के मदद से आप साल भर का एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालिए। क्वार्टरली डेटा की मदद से साल भर का एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालिए और एनुअल डेटा के मदद से वापस साल भर का एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालिए। एक तरफ आपने लिया क्वार्टरली डेटा रिव्यूड होता है, चेक्ड होता है, उसके बेसिस पे आपने एक एवरेज निकाला, और दूसरी तरफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेटा लेके आपने एवरेज निकाला। आइडियली स्पीकिंग अगर सब कुछ सही है ना, तो ये दोनों एवरेज इंटरेस्ट रेट एक में से मैच होने ही चाहिए। मैच होते तो फिर आपके मन में विश्वास पैदा होता, सब बराबर है, सब बढ़िया है। तो गाइस, एनालिटिकल प्रोसीजर में पहले इस साल के रेट को पिछले साल से कंपेयर किया, फिर इस साल के इंटरेस्ट को पिछले महीने या क्वार्टर के इंटरेस्ट से कंपेयर किया, एब्सोल्यूट अमाउंट को, फिर साल के एंड में क्वार्टरली डेटा से निकले हुए एवरेज को एनुअल डेटा से निकले हुए एवरेज से कंपेयर कर दिया हम लोगों ने। एनालिटिकल प्रोसीजर में अगर चीजें कंपेयर होगी ना, मन में विश्वास पैदा होता है, यार इंटरेस्ट सही लग रहा है, इंटरेस्ट जबरदस्त लग रहा है, इंटरेस्ट बढ़िया लग रहा है। अब टेस्ट ऑफ डिटेल्स में चलिए, गो टू टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में सबसे पहले हमको चेक करना है भाई इंटरेस्ट कंप्लीट है ना, इंटरेस्ट कंप्लीट है, कोई इंटरेस्ट छूट तो नहीं गया, कोई एंट्री छूट तो नहीं गई। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे ऑल द डिपॉजिट्स, लंबी चौड़ी हम लोग डिपॉजिट्स की लिस्ट लेंगे, रैंडमली कोई भी डिपॉजिट चुनेंगे और देखेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। पहले हम देखेंगे कि कोई भी डिपॉजिट को पिक करो, इंटरेस्ट चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इससे आपको समझ में आएगा कि सारे डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हमको चेक करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अक्रूड इंटरेस्ट, क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री लोग भूल जाते हैं। क्लोजिंग अक्रूड की एंट्री, क्लोजिंग अक्रूड, जो क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट होता है ना, क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री लोग भूल जाते हैं। तो आप चेक करो क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री पास हुई है कि नहीं हुई है, करेक्ट। नाउ तो कंप्लीटनेस चेक हो गया, सारे डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट चार्ज हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, दिल को ठंडक मिल गई। फिर हम लोगों ने क्लोजिंग अक्रूड की एंट्री पास होगी, बहुत बढ़िया, हम और खुश हो गए। अब एक्यूरेसी चेक करना है आपको, एक्यूरेसी चेक करना है तो एक्यूरेसी में आपको रेट चेक करना पड़ेगा, रेट चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले एफडी, एफडी रिसीट से मैच करो रेट सही है क्या, ठीक है, सबसे पॉपुलर एफडी होता है। उसके बाद में सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट में बैंक के इंटरनल रूल्स है, देखो उसके हिसाब से मैच हो रहा है क्या। एक ब्रांच दूसरे को डिपॉजिट देती है, उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, हेड ऑफिस बताता है, हेड ऑफिस बताता है कि कितना इंटरेस्ट लगेगा। जो डिपॉजिट मैच्योर हो जाते हैं लेकिन लोगों ने अभी तक पैसा नहीं निकाला, उस पर भी इंटरेस्ट पे होना चाहिए, एमसीक्यू में आएगा। मैच्योर डिपॉजिट जो अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ है उस पर भी पे होना चाहिए एज पर इंटरनल रूल्स। बहुत सिंपल है। सबसे फेमस एफडीएफ, एफडी रिसीट के ऊपर जो रेट है उसके हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद में सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट में इंटरनल रूल्स के हिसाब से, उसके बाद इंटर ब्रांच है हेड ऑफिस के हिसाब से, उससे नीचे मैच्योर डिपॉजिट, वापस इंटरनल रूल्स के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी के अंदर है चेंज ऑफ रेट। आपने देखना चाहिए चेंज ऑफ रेट, जनरली रेट कब चेंज होता है, जैसे क्वार्टर एंड होता है उसके बाद में रेट चेंज होता है। तो आपने देखना चाहिए कौन से डेट से चेंज हो रहा है, वो डेट तक रेट अलग होना चाहिए और वो रेट के बाद एग्जैक्टली रेट अलग होना चाहिए, ठीक है। चेंज के पहले का एक इंटरेस्ट कार्ड होता है कि अलग अलग डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उस डेट के बाद एक कार्ड होता है कि अलग कितना रहेगा। इंटरेस्ट रेट कार्ड लेना चाहिए, पहले का रेट पहले से मैच हो, बाद में का रेट बाद में से मैच हो। मैच हो गया, दिल खुश हो गया जी। आखिरी में एक काम करिए, रिकम्प्यूटेशन करिए, रैंडमली कुछ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करिए और बोलिए कि मैं कंप्यूट करके देखना चाहता हूं, मैं लूंगा अमाउंट, मैं लूंगा रेट, मैं लूंगा टाइम पीरियड और मैं कैलकुलेट करूंगा, पूरा डेटा निकालो। सर डील टिकट क्या होता है, डील टिकट एक समरी होती है, डील टिकट एक समरी होती है, ठीक है। जब भी हम लोग पैसा, बहुत सी बार जब हम बोरोइंग के अंदर या डिपॉजिट में पैसा उठाते हैं, जो पूरी डील होती है, ठीक है, उसकी जो समरी होती है वो डील टिकट होती है। इसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती है, कितने अमाउंट की बोरोइंग है, कौन से रेट पे बोरोइंग ली है, किससे ली है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या है, वहां से डेटा हमको मिलता है डील टिकट से। जब बड़ी बड़ी बोरोइंग उसमें, लेट्स फ्रीज गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 3 से 4 मार्क के लिए आएगा। फटाफट 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 सबसे पहले आप बताओगे अरे भाई साहब मेजॉरिटी एंट्री सिस्टम पास करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो, कोर बैंकिंग सिस्टम। फिर आप बोलेंगे सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा, सब्सटैंशिएट में पहले क्या लगाएंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर, इस साल के एवरेज को पिछले साल से कंपेयर करो, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस, इस महीने के इंटरेस्ट को, इस क्वार्टर के इंटरेस्ट को पिछले महीने से कंपेयर करो, फिर एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालो, क्वार्टरली डेटा की मदद से और एनुअल डेटा की मदद से दोनों कंपेयर कर डालो। फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स में, कंप्लीटनेस में, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में कंप्लीटनेस आपको चेक करना है, सभी डिपॉजिट पे चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। रैंडमली आप डिपॉजिट देखो,
देखो सब पे चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, आखिरी में क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट, आखिरी में आप क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री लगी क्या वो आप देख लो। एक्यूरेसी के लिए पहले रेट चेक करो, रेट बराबर है ना, फिर चेंज इन रेट का इफेक्ट बराबर लिया है ना, और रिकम्प्यूट करके देख लो। ठीक है, पहले आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल में बात करोगे, फिर आप सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर बात करोगे, उसके अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर बात करोगे, उसके बाद टेस्ट ऑफ डिटेल्स में बात करोगे। दैट्स इट, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस का चेकिंग खत्म हो जाता है दोस्तों। Oh my God, I hope you are loving it. I hope आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है। फटाफट 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 हम चीजों को खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को चेक करना बहुत आसान है। हम लोगों ने अब एक टोन सेट कर दिया है, एक फॉर्मेट सेट कर दिया है। वापस टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम देंगे। कंपनी के अंदर, बैंक के अंदर जबरदस्त इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, रेंट, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेंटल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, सैलरी, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके लिए एक बहुत प्यारा सा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑथराइजेशन इसके अंदर होना चाहिए। देखिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है ना। फिर सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, पहले एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एक काम करिए, मंथली ट्रेंड निकालिए, मंथली ट्रेंड निकालिए 12 महीने का। जनरली ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे थोड़े स्टेबल नजर आने चाहिए, थोड़े स्टेबल नजर आनी चाहिए, या फिर एक स्पेसिफिक छोटे से रेट से इंक्रीज होते हुए नजर आनी चाहिए। देखिए वैसे नजर आना, फिर हमारे मन में विश्वास पैदा होता है, सब सही लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या करिए, रैंडमली बहुत सारे खर्चे चुनिए और देखिए वाउचर से मैच करिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वहां पे आपको वाउचर्स दिखने चाहिए, उसके ऊपर अप्रूवल दिखना चाहिए, आपको परचेस इनवॉइसेस दिखने चाहिए, थर्ड पार्टी के बिल दिखने चाहिए। वो अगर दिख गए तो आपके मन में शांति होगी, सब बराबर है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, बराबर है ना, फिर सब्सटेंटिव, फिर आप सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में पहले एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे, उसमें मंथली ट्रेंड की बात करो, फिर बाद में टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ठीक है, आइए एनपीए प्रोविजन, एनपीए प्रोविजन, एनपीए प्रोविजन, एनपीए प्रोविजन, आइए आइए आइए, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, लेट्स सी गाइस, लेट्स सी नाउ, ऑडिट ऑफ एनपीए प्रोविजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा होता है। ठीक है, ऑडिट ऑफ एनपीए प्रोविजन। एनपीए प्रोविजन बहुत बड़ी चीज है, इसको कैसे चेक करना, सबसे पहले ऑडिटर को आरबीआई नॉर्म्स, आरबीआई की वेबसाइट पे जाना चाहिए। मास्टर सर्कुलर जो है आरबीआई नॉर्म्स, आईरैक नॉर्म, इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन। इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन मतलब ही होता है, एसेट क्लासिफिकेशन मतलब एनपीए नॉर्म्स को डाउनलोड करना चाहिए, उसको अच्छे से रीड करना चाहिए, उसके 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 अंदर क्या लिखा हुआ है, एनपीए कब डिक्लेरेशन होगा, लेटेस्ट क्या चेंजेस है, क्या रेट से प्रोविजन बनना चाहिए, वो बहुत अच्छे से पढ़कर समझ लेना चाहिए। पहले आरबीआई नॉर्म्स को फॉलो करिए। आरबीआई नॉर्म्स के बाद में आपको सिस्टम समझना पड़ेगा, वापस टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए कि एनपीए का प्रोविजन कंप्यूट कैसे होता है। कोर बैंकिंग, ठीक है, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, कोर बैंकिंग सिस्टम है क्या, कोर बैंकिंग सिस्टम है, वो ये काम कर रहा है प्रोविजन फॉर एनपीए निकालने का, कि कोई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है, कोई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर में खरीदा का खास प्रोविजन फॉर एनपीए निकालने के लिए, या फिर इनके पास में कोई एक्सेल शीट है क्या, एक्सेल शीट है क्या, वो आप देख लीजिए, पहले जाकर समझिए इनका सिस्टम क्या है, सिस्टम को अच्छे से पढ़िए समझिए। हाँ सही, अच्छी बात है। अब सिस्टम के अंदर वो लोग नॉर्म्स क्या यूज कर रहे हैं, जो वो नॉर्म्स यूज कर रहे हैं कि भाई 90 दिन के बाद एनपीए हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर हुआ तो एनपीए हो जाएगा, एग्रीकल्चर एडवांस में लॉन्ग लॉन्ग इसके अंदर एक सीजन के लिए वेट करना पड़ता है, शॉर्ट के अंदर 2 के लिए वेट, जो वो क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो बराबर है ना, वो चेक कर लो। फिर वो जो रेट यूज कर रहे हैं भाई, सिक्योर्ड के लिए 15, 25, 40, 100, 15, 25, 40, 100, अनसिक्योर्ड के लिए 25 और 100, वो बराबर है ना। भाई साहब आरबीआई के नॉर्म्स पढ़ गए, बढ़िया हो गया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सिस्टम को समझ लिया, उसके अंदर क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स, रेट को समझ लिया, बहुत बढ़िया। अब हमको टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना है, अब हमको टेस्ट ऑफ डील करना है। ठीक है, आप सबसे पहले बोलो कि भाई मुझे चाहिए ब्रेकअप, टोटल लोन्स में से कितने परफॉर्मिंग है, कितने नॉन परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग मुझे ब्रेकअप चाहिए, कितना सबस्टैंडर्ड है, कितना डाउटफुल फॉर 1 ईयर है, कितना डाउटफुल फॉर 1 to 3 है, 1 to 3 इयर्स है, और कितना मोर देन 3 इयर्स है, कितना लॉस एसेट है, वो ब्रेकअप चाहिए। मैं मोटा मोटी देखना चाहता हूँ कंपनी में बैंक में चल क्या रहा है, फिर मैं लोन वाइज ब्रेकअप चाहता हूँ हर कैटेगरी में। अब मैं रैंडमली कुछ लोन चुनूंगा, परफॉर्मिंग वाले लोन चुनूंगा, मैं नॉन परफॉर्मिंग सबस्टैंड वाले लोन चुनूंगा, थोड़े थोड़े लोन सब जगह से चुनूंगा, और देखूंगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स को देखकर इनका क्लासिफिकेशन सही है ना, परफॉर्मिंग वाला सही में परफॉर्मिंग है ना, डाउट सबस्टैंडर्ड वाला सही में सबस्टैंडर्ड है ना, डाउटफुल वाला सही में डाउटफुल है ना, लॉस वाला सही में लॉस है ना, वो मैं चेक करूंगा। जब मेरे मन में विश्वास पैदा हो जाए कि जो डेटा है एकदम सही है, अब मैं रिकम्प्यूट करूंगा। ठीक है,
अब मैं हर कैटेगरी में रेट लगाकर रिकम्प्यूट करूंगा प्रोविजन कितना होना चाहिए, और ये जो प्रोविजन आएगा ये बैंक के प्रोविजन फॉर एनपीए से मैच होना चाहिए। कम ऑन 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 गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सबसे पहले हम लोग आरबीआई नॉर्म्स, सबसे पहले हम लोग आरबीआई नॉर्म्स की बात करेंगे। आरबीआई नॉर्म्स को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लो। फिर हम बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की, फिर हम बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। पहले उसको अंडरस्टैंड करो, फिर देखो उसके अंदर के नॉर्म्स बराबर है, रेट्स बराबर है, फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स की बात करेंगे। पहले हम लोग ब्रेकअप लेते हैं, पहले एडवांसेस का ब्रेकअप लेते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग लोन वाइज ब्रेकअप लेते हैं, देखते सब बराबर है ना। जब विश्वास हो गया डेटा पे, रिकम्प्यूट करके देखते हैं। तो मोटा मोटी आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल, पहले सबसे पहले आरबीआई के नॉर्म्स की बात करोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करोगे, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स में आप बात करोगे, ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स की। आइए, आई होप आप लोगों को आप लोगों को समझ में आ गया। यू आर डूइंग गुड 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 गुड, ठीक है। आइए अब इसके बाद में नीचे आइए, नीचे नीचे आइए। देखिए जो चीज पे एग्जाम में ज्यादा पूछा हुआ नहीं है मैं उसको, ठीक है, अब बाजू में लेके रखता जाऊंगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, मैं आपको ऑडियो रिवीजन प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। ऑडियो रिवीजन में प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो उसमें अगर आपको देखना है तो आप कभी कभार उसमें भी आप देख सकते हो। आइए 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 आइए। नाउ 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 बैंक कई प्रकार के रिपोर्ट्स इशू करता है। बैंक्स कई प्रकार के रिपोर्ट्स इशू करता है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट नहीं होती, कई प्रकार की रिपोर्ट्स होती है। उसका शॉर्टकट है बैंक इटैलिक्स। बैंक इटैलिक्स में रिपोर्ट इशू करता है, इटैलिक्स इटैलिक्स इटैलिक्स। आइए, ठीक है, आई स्टैंड फॉर आईरैक नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन। क्या बैंक के लोग आईरैक नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं क्या? इसकी रिपोर्ट भी ऑडिटर को देनी पड़ती है। देन टी स्टैंड फॉर ट्रेजरी, ट्रेजरी के ऑपरेशंस है जिसके अंदर बहुत सारा कैश मैनेज करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, फॉरेक्स खरीदना पड़ता है, सबको संभाल के रखना पड़ता है। ट्रेजरी ऑपरेशन आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से ना वो रिपोर्ट करना पड़ता है। ए स्टैंड फॉर एडवर्स, ठीक है, क्या किसी रूरल एरिया में ब्रांचेस का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो एडवर्स है? क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो एडवर्स है ना, मतलब क्या? इसका मतलब वो ब्रांच में एडवांसेस ज्यादा देने पड़े, लोन ज्यादा देने पड़े और डिपॉजिट्स कम है। बैंक के कौन से रूरल एरिया में एडवर्स चल रहा है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, वो रिपोर्ट करना पड़ता है। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, अरे भाई प्यारी प्यारी रिपोर्ट है। बैंक के जो डिपार्टमेंट्स है उनकी इंटरनल फंक्शनिंग कैसी है उस पर रिपोर्ट करना पड़ता है, उस पर हम बात करेंगे। और फिर अगर हम बात करें, अगर बैंक रजिस्टर्ड बैंक, बैंकिंग कंपनी है, अगर बैंक एक बैंकिंग कंपनी है तो कंपनीज एक्ट उनको लगता है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई, क्लॉज आई के अंदर, ठीक है, क्लॉज आई के अंदर, क्लॉज आई के अंदर दोस्तों हमको बताना पड़ता है कि क्या बैंक के अंदर आईएफसीआर, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। फिर इटैलिक्स में सी स्टैंड फॉर कंप्लायंस, घोष कमेटी बैठी थी फ्रॉड को कैसे रोकना, उसके उसके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो फॉलो किए ना, रिकमेंडेशंस फॉलो किए ना। जिलानी कमेटी बैठी थी इंटरनल कंट्रोल कैसे स्ट्रांग बनाना, उसके आपने, भाई साहब उसके आपने रिकमेंडेशंस फॉलो किए ना, ठीक है। उसके बाद फाइनली इटैलिक्स एस स्टैंड फॉर एसएलआर रिक्वायरमेंट फुलफिल किए ना। आइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट देने के साथ साथ और भी बहुत सारी रिपोर्ट देनी पड़ती है। इटैलिक्स आई फॉर आईरैक नॉर्म्स का फुल आईरैक नॉर्म्स फॉलो किए ना। फिर ट्रेजरी ऑपरेशंस बराबर है ना। एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिटर कौन से रूरल ब्रांच में है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है, आईएफसीआर पे रिपोर्टिंग देनी पड़ती है, कंप्लायंस ऑफ कमिटी रिकमेंडेशंस देना पड़ता है, एसएलआर रिक्वायरमेंट फुलफिल ना। भाई साहब इतनी सारी रिपोर्ट देनी पड़ती है, तब तो 3-3 करोड़ की फीस मिलती है, 3-3 4-4 करोड़ की फीस तो तभी मिलती है। आइए 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 आइए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बताऊं बैंक के ऑडिट रिपोर्ट की, अगर मैं बैंक के ऑडिट रिपोर्ट की बात करूं ना दोस्तों, तो बहुत सिंपल है। बैंक के ऑडिट रिपोर्ट को पूरा एसएस 700 सीरीज लगता है, पूरा का पूरा 700 सीरीज लगता है। वही 700, वही 701, वही 705, वही 706, वही 710, सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा लगता है, सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा लगेगा, ठीक है। फिर ये तो हो गया, इसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स लीगल रिक्वायरमेंट, बैंक के बैंकिंग ठीक है, बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है और वो बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट में कुछ बातें लिखनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें लिखने को बोलता है। पहले आपको ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, क्या सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन किया क्या ऑडिट के दौरान, ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले, यस हमने सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन किया। फिर इंफॉर्मेशन के बाद में क्या कोई ट्रांजैक्शन है विच इज अगेंस्ट द, क्या कोई ट्रांजैक्शन है विच इज अल्ट्रा वायस अगेंस्ट द पावर्स ऑफ द बैंक, वो रिपोर्ट, ट्रांजैक्शंस पे रिपोर्टिंग करना। ट्रांजैक्शंस पे रिपोर्टिंग करने के बाद पूरी अकाउंटिंग करके ब्रांचेस ने प्रॉपर रिटर्न्स भेजे ना हेड ऑफिस को,
जिसकी मदद से हम प्रॉपर ऑडिट किए, उसके ऊपर रिपोर्ट करना है कि ब्रांचेस प्रॉपर अपने पास जो ब्रांचेस है वहां पे जो ट्रांजैक्शन चल रहे हैं उसकी समरी रेगुलर बेसिस पे हेड ऑफिस को भेज रहे हैं ना, उसकी मदद से ऑडिट करना पॉसिबल है ना, वो बताना है। फाइनली, क्या बैलेंस शीट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक, वेदर पीएनएल गिव ट्रू फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, एनी अदर मैटर। अरे कितनी सिंपल बातें रिपोर्ट करनी है सारी। आपको क्या रिपोर्ट करना है भाई? सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेशन ऑप्टेन की ना, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ट्रांजैक्शंस बराबर है ना, ट्रांजैक्शंस बराबर के बाद में रिटर्न्स बराबर मिल रहे हैं ना, सबको जुड़ा करके बैलेंस शीट बराबर बन रही ना, पीएनएल बराबर बन रहा है ना, एनी अदर इन्फॉर्मेशन। एकदम सिंपल चीज रिपोर्ट करनी पड़ती है एज पर बैंकिंग रेगुलेशन। बहुत सिंपल सी चीज। कंपनीज एक्ट भी लग जाता है, जो बैंक कंपनीज है कंपनीज एक्ट भी लग जाता है। क्या सेक्शन 143 लगेगा? यस। क्या रूल 11 लगेगा? हम पढ़ेंगे, लफड़ा 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 बोलेगा, यस। कारो लगेगा? नो, कारो इज नॉट एप्लीकेबल, कारो एप्लीकेबल नहीं है। तो आप बताओगे 700 सीरीज लगेगा? यस। बैंकिंग रेगुलेशन लगेंगे? यस। ठीक है, 700 सीरीज का फॉर्मेट? यस। बैंकिंग रेगुलेशन? यस। कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट? यस। इसके अलावा लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट? यस। बैंक की जो इंटरनल फंक्शनिंग है कि भाई डिपॉजिट डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, आपका डिपॉजिट आने के बाद में ट्रेजरी डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, लोन्स एंड एडवांसेस का डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, साइबर डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, सभी डिपार्टमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस में जवाब देना पड़ता है कि डिपार्टमेंट्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। ये लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट होती है। दिस इज लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। सभी जो ब्रांच ऑडिटर्स है वो अपनी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर को देते हैं और वो उसको कंबाइन करके 30th जून तक बैंक के ऑडिट कमेटी को सबमिट कर देता है। बैंक के ऑडिट कमेटी को सबमिट करता है 30th जून तक, और फिर ये रिपोर्ट आरबीआई को देनी पड़ती है विद इन 60 डेज। ठीक है, पहले 30th जून तक ये बैंक के पास में आती है और 60 डेज के अंदर, 60 दिन के अंदर इसको आरबीआई को देना पड़ता है कमेंट्स के साथ में। तो दोस्तों 700 सीरीज लग जाएगी, बैंकिंग रेगुलेशन लग जाएगा, कंपनीज एक्ट लग जाएगा, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट लग जाएगा। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आइए एक और खास चीज, एक और खास चीज, एक और खास चीज मैं बोल रहा हूं। ठीक है, एक और खास चीज, जो अनऑडिटेड ब्रांचेस, अगर जैसे खास करके पीएसयू बैंक में होता है, ये चीज सिर्फ चार्ट में नहीं है, ध्यान रखना। और आप लिख सकते हो, जितना मैं बोल रहा हूं उतना लिख सकते हो, बस इतना। ठीक है, जो अनऑडिटेड ब्रांचेस है पीएसयूज के अंदर, ऐसा होता है बहुत सारी ब्रांचेस फैली होती है, डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग होती है, बहुत छोटी छोटी जो ब्रांचेस है कभी कभी उनका ऑडिट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इट इज एब्सोल्युटली फाइन अगर कुछ ब्रांचेस का ऑडिट नहीं होता, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। उनका टोटल नंबर कितना था, कितना कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट्स में था, कितना कंट्रीब्यूशन एडवांसेस में था, कितना कंट्रीब्यूशन इनकम में था, वो उसका एक मोटा मोटी अमाउंट हमको ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ता है। या तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दो या तो ओएमपी में बता दो, बस आपको इतना ही बोलना है। ठीक है, कुछ कुछ बैंक्स में ऐसा होता है, अनऑडिटेड ब्रांचेस होती है, उसका जो क्वांटिफाइड अमाउंट है उसका अमाउंट आपको ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ता है अनऑडिटेड ब्रांचेस का। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा मोटा चीज अनऑडिटेड है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन यार। अगर 100 में से 95 चीजें 95 चीजें चेक हो जाती है, 5% के आसपास रह जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए ऑडिट रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में, फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में एकदम सिंपल चीज हुई। बैंक के अंदर अगर फ्रॉड होता है ना, बैंक के अंदर फ्रॉड होता है तो आरबीआई के सर्कुलर्स के हिसाब से ये बात में, ठीक है, आरबीआई के सुपरविजन डिपार्टमेंट से उनको बताना पड़ता है, सुनो सुनो सुनो, बैंक के अंदर फ्रॉड हुआ है, ये बताना पड़ता है। इतना ही नहीं, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के हिसाब से एमसीए को भी बताना पड़ेगा, सुनो सुनो सुनो, फ्रॉड हुआ है। तो अगर फ्रॉड हुआ है तो आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से भी बताना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के नॉर्म्स के हिसाब से भी बताना पड़ेगा, दोनों के हिसाब से बताना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स दो अलग अलग लॉ है, दोनों के हिसाब से बताना पड़ेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग लेकिन ध्यान रखना, मेन काम हमारा ओपिनियन देना था, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और ये काम हम लोग करते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इस प्रोसेस के दौरान अगर हमको फ्रॉड पता चले तो उसके बारे में हमको बता देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ही फ्रॉड्स है, और भी फ्रॉड हो सकते हैं। प्लीज हमारे कम्युनिकेशन का मिसयूज मत करो, गलत इंटरप्रिटेशन मत करो, पूरी दुनिया को ये मत बोलो हमारे बैंक में एक ही फ्रॉड है, एक ही फ्रॉड है, एक ही फ्रॉड है, ये बोलना गलत होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे 240 भी बोलता है, फ्रॉड मिलने पर अगर लॉ किसी को कम्युनिकेट करने के बारे में बोलता है तो कम्युनिकेट कीजिए,
ऐसे 250 भी बोलता है कॉन्फिडेंशियलिटी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जब आपको लॉ कुछ करने के बारे में बोले तो आपको बताना फ्रॉड हुआ तो आरबीआई के सर्कुलर्स के हिसाब से रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, फ्रॉड हुआ तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग आपको ध्यान देना है, रिपोर्टिंग के अंदर प्लीज हमारे कम्युनिकेशन का मिसयूज मत करिए, इसको मिस इंटरप्रीट मत करिए। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग भी इसको सपोर्ट करते हैं, सब लोग मिलकर इसको सपोर्ट करते हैं दोस्तों। सब सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल चलो 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 चलो। आइए, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट भाई साहब, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, आइए आइए, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। अब ऐसा है अब ऐसा है कि बैंक्स जो है उनको सेफ रहना बहुत जरूरी है। जो बैंक्स है, बैंक्स को सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई प्रकार की रिस्क उनके ऊपर आ जाए उनको, ठीक है, सेफ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए उनके ऊपर जो रिस्क आती है उसको उसको कॉम्पनसेट करना, उसको काबू करना बहुत जरूरी है। बैंक के ऊपर, ये बस एग्जांपल के लिए, बैंक के ऊपर लीगल रिस्क है भाई, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर फुलफिल नहीं करोगे ना तो बंद हो जाओगे। ऑपरेशनल रिस्क है, एम्प्लॉयज चोरी कर सकते हैं, क्रेडिट रिस्क है, लोन डूब सकता है, लिक्विडिटी रिस्क है, हो सकता है कि पैसा डिपॉजिटर को रीपे करने के लिए कभी कभी पैसों कैश नहीं होती। इन्वेस्टमेंट रिस्क है, इन्वेस्टमेंट में भारी नुकसान हो सकता है। साइबर रिस्क है, साइबर अटैक होकर लॉस हो सकता है। भाई साहब, बैंक्स को 50 प्रकार की अलग अलग रिस्क होती है। इसलिए बैंक के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो बड़ा प्यारा होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए बैंक के अंदर? बैंक के अंदर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, और जितने भी सीनियर मेंबर्स है, एक्सपीरियंस नॉलेजेबल मेंबर्स है, उन्होंने आराम से बैठकर पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉलिसी में क्या होना चाहिए? उन्होंने लिस्ट बनानी चाहिए कि बैंक्स को कितनी अलग अलग रिस्क एप्लीकेबल है, कहां कहां से नुकसान हो सकता है, उसको क्लासिफाई करना चाहिए। हाई लेवल की रिस्क कौन सी है, मीडियम लेवल की रिस्क कौन सी है, लो लेवल की रिस्क कौन सी है, उसके लिए कमिटीज बनानी चाहिए। ठीक है, इस रिस्क को ये कमिटी मैनेज करेगी, इस रिस्क को, सबके लिए अलग अलग कमिटीज बनाइए, या फिर किसी बंदे को आप अपॉइंट करिए। फिर लिमिट सेट करिए कि हम मैक्सिमम कितनी रिस्क को बेयर कर सकते हैं। क्या बात है, पहले आराम से बैठ के पॉलिसी को बनाइए, पॉलिसी में लिस्ट बनाइए, क्लासिफाई करिए, कमिटी बनाइए, लिमिट सेट करिए। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस लगाना शुरू करिए। एक बार आपने पॉलिसी बनाई, अब पॉलिसी के हिसाब से जाइए, मैदान में उतरिए। मैदान में उतरिए, आइडेंटिफाई करिए कि भाई इतनी ही रिस्क है ना, इसके अलावा कोई रिस्क है ना। जाइए, रिस्क आइडेंटिफाई करें, उसको मेजर करिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में रिस्क कितनी है, मेजर करिए। फिर मेजर करिए, उसको कंपेयर करिए लिमिट से कि भाई ये लिमिट्स के अंदर है कि नहीं। अगर नहीं है तो कंट्रोल, किस तरह के इंटरनल कंट्रोल्स, किस तरह के सिस्टम्स लगाएंगे ताकि यहाँ पे गलतियां ना हो। कंट्रोल एक्टिविटीज लगा लगा के उसको विद इन लिमिट लाइए। जाइए, मैदान में उतरिए, देखिए अलग अलग रिस्क आइडेंटिफाई करिए, उसको मेजर, पॉलिसी बनाने के बाद मैदान में उतरिए, कहाँ कहाँ पे रिस्क है आइडेंटिफाई करिए, उसको मेजर करिए, कंट्रोल एक्टिविटीज लगा लगा कर काबू में लाइए, और इतना काबू में लाइए कि विद इन लिमिट्स हो। पहले आपको पॉलिसी की बात करनी है, पहले आपको पॉलिसी की बात करनी है, फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की बात करनी है, फिर आपको एग्जाम्पल देने कंट्रोल एक्टिविटी। सपोज आपको पता चला कि एडवांसेस देते उसमें बहुत रिस्क है, पैसा डूब सकता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगाइए। एक आदमी के हाथ में मत रखाइए, मल्टीपल लोगों को एडवांसेस की प्रोसेस में लेकर आइए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ताकि एक का काम दूसरा बंदा चेक कर ले। फिर ऑथराइजेशन मैट्रिक्स, जो ऑथराइजेशन का लिस्ट है, लिस्ट के हिसाब से जितना बड़ा लोन उतने बड़े आदमी ने ऑथराइजेशन देना चाहिए। हर हर छोटी मोटी डिटेल लोन की रिकॉर्ड होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होने चाहिए। और ठीक है, रिकॉर्ड होना चाहिए, और रिकॉर्ड होने के बाद में किसी सीनियर बंदे ने रेगुलर बेस पे सुपरविजन करना चाहिए हर महीने, हर क्वार्टर में, कि एडवांसेस बराबर चल रहा है। तो देखो, जहां जिस एरिया में भी रिस्क है वहां पे ऐसी कंट्रोल एक्टिविटीज लगाओ, गलती या तो प्रिवेंट हो जाएगी या फिर डिटेक्ट होकर करेक्ट हो जाएगी। अब आखिरी में आपको मॉनिटरिंग, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उसको मॉनिटर करो रेगुलरली, क्वार्टरली बेसिस पे। जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, मेथोडोलॉजी है, आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो, आप जो सॉफ्टवेयर लगा रहे हो, आपकी जो कमिटी है, क्या वो लोग बराबर काम कर रहे हैं क्या, सही में रिस्क को काबू में कर रहे हैं क्या, वो मॉनिटर करते रहो। जरूरत पड़े तो चेंज कर दो सॉफ्टवेयर का वर्जन चेंज, आप सॉफ्टवेयर का वर्जन चेंज कर दो दोस्तों, चेंज द सॉफ्टवेयर वर्जन। या फिर कमिटी के कुछ लोगों को चेंज कर दो, कमिटी में कोई नए लोग लेकर आओ, मॉनिटरिंग करते रहो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को। और आखिरी में भाई, रिस्क के बारे में दुनिया को बताना पड़ेगा, आपको इंटरनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा, अलग अलग रिस्क का क्या स्टेटस है डिटेल में। इसकी एक समरी आपको एनुअल रिपोर्ट में भी डालनी पड़ेगी। इतना आप इंफॉर्मेशन दो कि लोग समझे
कि बैंक का रिस्क प्रोफाइल कौन सा है, मतलब उसमें कौन से बड़े रिस्क है, कौन से छोटे रिस्क है, रिसेंटली क्या इंक्रीज डिक्रीज हुआ है और कैसे उसको कॉम्पनसेट किया जा रहा है। लेट्स फ्रीज दोस्तों, फटाफट 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 फटाफट। पहले आप बात करोगे भाई रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी, उसमें ये चीजें होनी चाहिए। पॉलिसी बनने के बाद में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इसमें ये चीजें होनी चाहिए। फिर उसके आप इसको कॉम्पनसेट करने के लिए कंट्रोल एक्टिविटीज, उसके एग्जाम्पल दोगे। ये सिस्टम का मॉनिटरिंग होना चाहिए क्वार्टरली बेसिस पे, और फाइनली इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि भाई बैंक के अंदर कौन से बड़े बड़े रिस्क है, रिस्क प्रोफाइल क्या, उसमें क्या बदलाव है, और ये लोग चीजों को काबू में ला पा रहे कि नहीं ला पा रहे। ऐसे 5 चीजों के बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। आइए 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 आइए, फटाफट 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 फटाफट। अरे भगवान 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 भगवान, कमॉन 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 कमॉन। ठीक है, तो दोस्तों, ठीक है, हम लोगों ने एक बड़ा पार्ट कवर कर दिया बैंक ऑडिट का। एक बड़ा पार्ट, एक बहुत बड़ा पार्ट, एक बहुत बड़ा पार्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया, लेकिन अब थोड़ा सा पार्ट बाकी है। इनिशियल, इसको याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया था, बहुत सिंपल। एक बैंक को कौन से लॉ लगते हैं। 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, उसको पावरफुल बनाने के लिए 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन आया था। फिर बैंक्स, लेकिन अपना बैंक्स का कामकाज और स्प्रेड करने के लिए 1955 में एसबीआई आया। 59 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज आई। 1970 में नेशनलाइजेशन हुआ, बैंक्स को नेशनलाइज, बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग हुआ। 76 में आरआरबी आया। 80 में वापस एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग। आप ऐसे याद रखिए, ईयर वाइज याद रखिए। फिर बैंकिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया। 2002 में पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए आया। ठीक है, पैसे की रिकवरी में 2002 में वापस सिक्रा सरफाइसी एक्ट आया। सरफाइसी एक्ट आया रिकवरी के लिए। फिर 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट आया। 2013 में कंपनीज एक्ट एंड सो ऑन। आप ऐसा ध्यान रखिए, आधे लॉज आए थे बैंकिंग को स्प्रेड करने के लिए, कोने कोने तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद के लॉज आए बैंकिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। और आज दुनिया में वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट बैंकिंग सिस्टम्स, टॉप 3 में हम लोग आते हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। और यूपीआई तो पूरे दुनिया में धमाल मचा रहा है दोस्तों। आइए आइए आइए, ये बहुत सिंपल सी बात है कि आरबीआई के काम क्या है। आरबीआई के 3 काम है। एक्ट एज अ रेगुलेटर, आरबीआई एज अ रेगुलेटर एक्ट करता है। पूरे जो आपका एज अ रेगुलेटर काम करता है, जो पूरा का पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंक है, एनबीएफसीज है, वहां पे रेगुलेटर है। वहां पे किसी को कोई काम करना, नया काम करना है तो परमिशंस आरबीआई देता है, उनको सुपरविजन आरबीआई करता है। ठीक है, किसी ने गलत काम किया तो उसको पनिशमेंट आरबीआई करता है। तो पूरा रेगुलेशंस, ठीक है, पूरे इंडस्ट्री के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना आरबीआई का काम है। परमिशंस, रूल्स रेगुलेशन आरबीआई बनाएगा, परमिशन आरबीआई देगा, सुपरविजन आरबीआई देगा, पनिशमेंट आरबीआई देगा। इट एक्ट्स एज अ रेगुलेटर टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। आरसीबी काम है उनका, 3 काम है। सी फॉर करेंसी, जितने भी करेंसी प्रिंट करके इशू करना, ये काम आरबीआई का है। इशू, नई नई करेंसी इशू करना मार्केट में, पूरा करेंसी सप्लाई को रेगुलेट करना, मॉनिटर करना आरबीआई का काम है। बैंकर, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स का बैंकर कौन है? आरबीआई। गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? आरबीआई। रेगुलेशंस बनाना, करेंसी रेगुलेशंस बनाना, करेंसी के सर्कुलेशन पे ध्यान देना, और बैंकर, ठीक है, बैंकर फॉर द बैंक्स। आइए दोस्तों, टाइप्स ऑफ बैंक्स में नहीं कर रहा हूं, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये भी नहीं, अच्छा चले आइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 29 है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 29 है। उसमें बोला हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए एज पर थर्ड शेड्यूल, बनने चाहिए एज पर थर्ड शेड्यूल। और थर्ड शेड्यूल के अंदर फॉर्म ए है, थर्ड शेड्यूल के अंदर फॉर्म ए है, वहां पे लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्म बी में लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ पीएनएल। उसके हिसाब से सभी बैंक्स के बैलेंस शीट पीएनएल बनना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है सभी बैंक्स को। आइए आइए, सेक्शन 30 में लिखा है ऑडिट। ऑडिट मैंडेटरी है। ऑडिट कौन करेगा? जो बंदा क्वालिफाइड है टू डू ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट, मतलब चार्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, वही बंदा ऑडिट करेगा बैंक्स का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, डन। अब आइए, इसको आप वर्टिकल पढ़िए, वर्टिकल, इसको आप वर्टिकल पढ़िए। ठीक है, बैंक सबसे बड़ी एसबीआई और उसकी सब्सिडियरीज, उससे छोटी नेशनलाइज्ड बैंक्स, उससे छोटी अदर बैंकिंग कंपनीज, उससे छोटा आरआरबी। थोड़े सालों के पहले की बात कर रहा हूं। देखो, सबसे बड़ा एसबीआई और उसकी सब्सिडरीज, उसके बाद में नेशनलाइज्ड बैंक, उसके बाद में अदर बैंकिंग कंपनीज, उसके बाद में आरआरबी। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट की बात करती। सबसे बड़ा एसबीआई, एसबीआई का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सबसे बड़ा ऑडिटर सीएनएजी अपॉइंट करेगा। सीएनएजी अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद सीजी।
सीएनएजी अपॉइंट करेगा सीजी से कंसल्ट करके। फिर सब्सिडीज का क्या क्या होगा, एसबीआई खुद। सब्सिडीज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, एसबीआई खुद करेगा। नेशनलाइज बैंक से कौन होगा, अरे भैया नेशनलाइज बैंक को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, वही अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को भी। बैंकिंग कंपनीज का क्या होगा, अरे भाई शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे एजीएम के अंदर। आरआरबी का क्या होगा, आरआरबी खुद करेगा विद अप्रूवल ऑफ सीजी। सबसे बड़े बैंक में भी सबसे बड़े बैंक में भी सीजी का रोल है और सबसे छोटे बैंक में भी सीजी का रोल है ना भाई। सबसे बड़े से भी सीजी आता है, इधर भी सीजी आता है। रेमुनेशन कौन तय करेगा, भैया रेमुनेशन की सबसे ज्यादा समझ आरबीआई को, आरबीआई लेकिन एक बार वो कंसल्ट कर लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। बैंकिंग कंपनीज में सेक्शन 142 के हिसाब से रेमुनेशन तय होगा, ठीक है। और आरबीआई और आरआरबी में बैंक विद अप्रूवल ऑफ सीजी। देखो आपको ऐसे ध्यान रखना है, आप वर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आप बड़े बैंक से लेके छोटे बैंक की तरफ जा रहे हो। अपॉइंटमेंट में सबसे बड़ा ऑडिटर सीएनएजी, सबसे बड़ा ऑडिटर होता है सीएनएजी, ठीक है। उससे आप, ठीक है, एसबीआई के लिए सबसे बड़ा ऑडिटर, नेशनलाइज बैंक के लिए उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, बाकियों के लिए शेयर होल्डर्स करेंगे अपॉइंट, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे एट एजीएम। आरआरबी के लिए आरआरबी खुद। आप अगर वर्टिकल पढ़ेंगे तो दिमाग में फिट बैठ जाएगा। स्टेजेस ऑफ बैंक ऑडिट, इसको हम रहने देते हैं सिर्फ मोटा मोटी। इसमें भी जो हमारा ऑडिट प्रोसेस है, जो हमारा ऑडिट प्रोसेस है बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है। पहले इनिशियल है, फिर पहले इनिशियल फेज है, फिर प्लानिंग फेज है, फिर एग्जीक्यूशन फेज है और फिर रिपोर्टिंग फेज है, ठीक है, बिल्कुल वैसा का वैसा है। अब हम बात करते हैं एंगेजमेंट टीम डिस्कशन की, तो बहुत सिंपल सी बात है। प्लानिंग स्टेज जब बैंक ऑडिट हम करने जाते हैं तो प्लानिंग स्टेज पे सारे जो टीम मेंबर सब लोग मिलते हैं और एंगेजमेंट टीम डिस्कशन का काम करते हैं। इसके अंदर होता क्या है, सब लोग जो अपना अपना रिसेंट नॉलेज, डेटा, इंफॉर्मेशन एक में से शेयर करते, एक्सपीरियंस शेयर करते। आप पहले बताइए कि एंगेजमेंट डिस्कशन कब होता है, इसके अंदर क्या चीजें होती है, क्यों करते हैं, ताकि सबकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाए। एक में की बात सुनकर सबकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है कि बैंक का एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, बैंक का एनवायरनमेंट क्या है, कहाँ पे लोन इनके ज्यादा है, कौन से सेक्टर में लोन ज्यादा है, हाउसिंग लोन ज्यादा है कि रियल एस्टेट लोन ज्यादा है, कि इनके व्हीकल लोन ज्यादा है कि इनके गोल्ड लोन ज्यादा है। इनका बैंकिंग एनवायरनमेंट हमको समझ में आता है, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटेड है कि मैनुअल है, ये हमको समझ में आ जाता है। क्यों करते सब कुछ, ताकि बैंक को बेहतर समझ सके, उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसके डॉक्यूमेंट्स को बेहतर समझ सके। ओके, इससे क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल किस तरह की बातें शेयर की जाती है, इसमें बताया जाता है पिछले सालों में कहां कहां पे फ्रॉड्स और एरर थे। यहां पे बताया था इस साल क्या लग रहा है, कहां कहां पे फ्रॉड्स और एरर हो सकते हैं, क्या मेथोलॉजी हो सकती है, कैसे कैसी गड़बड़ियां हो सकती है, यहां बताया जाता है। इसलिए कौन से एरिया में प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, अलर्टनेस का लेवल कहां पे आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, यहां बताया जाता है। जैसे फाइनेंशियल परवेसिव रिस्क, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क क्या है, बैंक का सॉफ्टवेयर बहुत खराब है, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पे यहाँ बताया जाता है परवेसिव रिस्क कितनी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। स्पेसिफिक रिस्क कितनी, मतलब असर्शन लेवल रिस्क कितनी है, ठीक है। और एंगेजमेंट रिस्क, ये तो एक अलग ही, सभी तरह के रिस्क को जोड़ दो, बिजनेस रिस्क, ठीक है, बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क, ऑडिटर्स, इस पे ज्यादा लोड मत लो, ठीक है। उसको एंगेजमेंट रिस्क ऐसा नाम दिया गया है, ज्यादा उस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं। ऐसा करने से पूरी टीम को पहले ही समझ जाता है कि रिस्की एरियाज कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती है, कैसी कैसी गलती हो सकती है, रिस्की एरियाज किसको डेलीगेट करना चाहिए, कहाँ पे स्पेशलिस्ट रहेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 5 रीडिंग है। पहले आप बताएंगे कि एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन कब होता है, फिर आप बताएंगे कि इसमें, ठीक है, इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, फिर आप बताएंगे एग्जाम्पल किस तरह की बातें इसमें डिस्कस होती है, फिर आप बताएंगे इसके एडवांटेजेस, कि ऐसा करना क्यों फायदेमंद है। आइए 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 आइए, नाउ आइए, नाउ नेचर ऑफ सिक्योरिटी। दोस्तों नेचर ऑफ सिक्योरिटी, अगर आप लोन देते हो, ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप लोन देते हो तो आप, ठीक है, आपने जिस एसेट को खरीदने के लिए लोन दिया है वही एसेट आपको दे दिया जाता है वापस, वही एसेट आपको वापस दे दिया जाता है वही एसेट आपको वापस दे दिया जाता है एज अ सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। जिस एसेट को खरीदने के लिए, बनाने के लिए आपने लोन दिया था वही आपको वापस मिलता है एज अ सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। बहुत सारी बैंक्स बोलती है, हमको बैंक के पॉइंट सोचना है, बहुत सारी बैंक्स बोलती है कि हमको प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा एडिशनल हमको जमीन चाहिए, एडिशनल हमको गोल्ड चाहिए, एडिशनल हमको और कोई सिक्योरिटी चाहिए, उसको बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी।
एग्जाम्पल्स ऑफ सिक्योरिटी अगर आपको जानना है, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी जानना है ना, तो बैलेंस शीट में आप आइए। बैलेंस शीट में सबसे पहले फिक्स एसेट्स होते हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स एसेट्स होते हैं। वी हैव फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो वो फिक्स एसेट्स आप बैलेंस शीट को रिकॉल करिए। फिक्स एसेट्स आपको मिल सकते हैं एज अ सिक्योरिटी। उसके नीचे आते इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स और डिबेंचर्स मिल सकते हैं एज अ सिक्योरिटी। आपको गोल्ड मिल सकता है एज अ सिक्योरिटी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकती है एज अ सिक्योरिटी। करंट एसेट में आपको स्टॉक मिल सकता है एज अ सिक्योरिटी। डेटर मिल सकता है एज अ सिक्योरिटी। अगर कोई फार्मर है तो अपना प्लांटेशन दे सकता है एज अ सिक्योरिटी। इसके अलावा थर्ड पार्टी की गारंटी मिल सकती है। थर्ड पार्टी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी और दे सकता है। बैंकर जनरल लीन क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 171 है, उसके अंदर लिखा हुआ है अगर लोन का अग्रीमेंट साइलेंट है, कुछ बोला हुआ नहीं है, ठीक है, और साइलेंट है, और इसमें अगर लोन का डिफॉल्ट होता है तो बैंक के पास किसी भी रीजन से, किसी भी पर्पस से अगर बोरोर का कोई भी एसेट रखा हो, भले ही फिर वो लॉकर में रखा हो, कहीं और रखा हो, तो वो उसके ऊपर फिजिकल लीन एक्सरसाइज कर सकता है कि भाई जब तक तू मुझे मेरे लोन के पैसे नहीं देगा, मैं तुझे तेरा एसेट नहीं लौटाऊंगा। राइट टू लीन है, इसको बोलते हैं बैंकर जनरली। लेट फिनिश ऑफ गाइस, ठीक है। जिसके लिए हमने पैसा दिया था वो एसेट हमको वापस मिला, तो क्या है वो? प्राइमरी सिक्योरिटी। और फिर इसके अलावा और है तो कोलैटरल सिक्योरिटी। बैलेंस शीट रिकॉल करोगे तो आपको धड़ाधड़ एग्जांपल मिलेंगे। बैलेंस शीट अगर आप बैलेंस शीट रिकॉल करोगे ना, तो आपको धड़ाधड़ एग्जांपल मिलेंगे कि आपको सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें मिलती है। और आखिरी में बड़ी प्यारी चीज है, बैंकर जनरल लीन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कि अगर साइलेंट है और डिफॉल्ट हुआ, जो मेरे पास रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मुझे मेरे लोन के पैसे देता नहीं है। उसको बैंकर जनरल लीन बोलते हैं। आइए अब बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी चीज बैंक ऑडिट में, आखिरी चीज है दोस्तों बैंक ऑडिट में, ठीक है। अब यहां पर हम लोग वापस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी देखने वाले हैं। वापस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी देना एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। इसको मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, वापस सिक्योरिटी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है, किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से डिजाइन किया है, बनाया गया है, उसके हिसाब से हम उसको वापस स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दो टर्म्स, बड़ी प्यारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीगल चार्ज और इक्विटेबल चार्ज। कोई भी कोई भी सिक्योरिटी के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए, अगर उसमें ऐसा लिखा है डिफॉल्ट हुआ तो आपको इमीडिएट राइट टू सेल मिलेगा। किसी की परमिशन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, इमीडिएटली आप उसको बेच सकते हैं। जिसको चाहे उसको बेचिए इमीडिएटली, बिंदास होके। उसको हम लोग बोलते हैं लीगल चार्ज। अगर टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा बैंक के फेवर में है, सिचुएशन अरेंजमेंट पूरी बैंक के फेवर में है, डिफॉल्ट हुआ, बिना परमिशन के खटाखट बेच दो, जिसको बेचना है बेचो, अपने पैसे वसूल करो, उसका बोलते हैं लीगल चार्ज। लीगल चार्ज जो है वो बैंकर्स के फेवर में होता है, इसलिए बैंक्स कोशिश करते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हो वो बैंक के फेवर में जाए, वो लीगल चार्ज वाली हो। दूसरा होता है इक्विटेबल चार्ज। यहाँ पे थोड़ा इक्विटी है, इक्वल दोनों को दर्जा मिला हुआ है। जब डिफॉल्ट होने पर इमीडिएट राइट टू सेल नहीं मिलता, पहले कोर्ट में आना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है कि भाई कोर्ट में आना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है कि डिफॉल्ट हुआ, ऑक्शन की प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, इंसाफ करना पड़ता है, ठीक है, सही प्राइस पे उसको बेचना पड़ता है, बेचने के बाद में पैसे वसूलने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा पैसे आए तो बोरोर को देने पड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटेबल चार्ज। ये बोरोअर के फेवर में है, उसको भी राइट्स मिल रहे हैं, उसके भी हक की रक्षा की जा रही है। तो ध्यान दीजिए, आपका जो सिक्योरिटी है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग तरीके से डिजाइंड हो सकते हैं। वो लीगल चार्ज भी हो सकता है, इमीडिएट राइट टू सेल, या फिर वो बोरोअर के फेवर में भी हो सकता है इक्विटेबल चार्ज। ये दो टर्म आपको पता होने चाहिए। अब आइए, ठीक है, जब इम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी अरे बेटा जी, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने को मिलती है ना एज अ सिक्योरिटी, तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज लोन, उसको मॉर्गेज लोन बोला जाता है। अब अगर अब अगर एक सेपरेट मॉर्गेज डीड बनती है और जो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास जाते हैं कि भाई जब तक ये लोन चल रहा है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, ऐसा रजिस्ट्रार को बोला जाता है, बैंक के नाम पे कर दो ऐसा बोला जाता है, रजिस्ट्रार वैसा कर देता है।
ताकि डिफॉल्ट हुआ तो इमीडिएटली प्रॉपर्टी बेच के पैसे वसूल कर लेंगे। इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड मॉर्गेज। इसको बोलते हैं, एक तो मॉर्गेज है और मॉर्गेज को अलग से रजिस्टर कराया है, प्रॉपर्टी के जो रजिस्ट्रार है उनके पास जाकर, उसको बोलते हैं लीगल चार्ज। दैट इज कॉल्ड एज लीगल चार्ज, उसको लीगल चार्ज बोलते हैं दोस्तों। अब इक्विटेबल मॉर्गेज, अब इसके अंदर वापस प्रॉपर्टी मिलती है एज अ सिक्योरिटी, लेकिन कोई अलग से मॉर्गेज डीड नहीं बनता, एक सिंपल सा लोन अग्रीमेंट लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि दिस सो प्रॉपर्टी इज गिवन एज सिक्योरिटी। बस उसके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है बैंक अपने पास में रख लेता है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर डिफॉल्ट हुआ तो ऑक्शन के जरिए प्रॉपर्टी का सेल होता है, इसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। तो ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी तो वो मॉर्गेज है, और टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से या तो वो रजिस्टर्ड मॉर्गेज लीगल चार्ज वाला मॉर्गेज हो जाएगा, या फिर वो इक्विटेबल मॉर्गेज हो जाएगा, ठीक है, इक्विटेबल चार्ज वाला। फिर अगर मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, मूवेबल, कभी कभी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, मूवेबल एसेट भी मिल सकता है एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, मूवेबल एसेट भी मिल सकता है एज अ सिक्योरिटी। अब इसके अंदर अब इसके अंदर अब ये जो एसेट है ना, अब ये जो एसेट है, अगर अगर अब ये जो एसेट है, अब ये जो एसेट है, अगर ये एसेट, ठीक है, अगर अगर ये एसेट दोस्तों अभी भी, ये एसेट अभी भी अगर बोरोर के पास रखा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथिकेशन, और ये एसेट अगर बैंक की कस्टडी में, उसको बोलते हैं प्लेज। खुद के पास रखा है ना, कभी भी उठाकर बेच दूंगा, डिफॉल्ट किया तो किसे पूछना भी नहीं पड़ेगा, लीगल चार्ज है। अगर सामने वाले के पास रखा है ना, तो पहले प्रूव करना पड़ेगा उसने डिफॉल्ट किया है, फिर कोर्ट से पावर लाना पड़ेगा और फिर स्टॉक को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इक्विटेबल चार्ज। प्लेज इज अ लीगल चार्ज, इमीडिएटली बेच दूंगा। हाइपोथिकेशन इज अ इक्विटेबल चार्ज, मिन्नतें करनी पड़ेगी। लेट्स फ्रीज गाइस। सबसे पहले प्रॉपर्टी मिली तो वो मॉर्गेज हो गया। मॉर्गेज दो प्रकार के हो गए। मूवेबल अगर एसेट है तो वो भी दो प्रकार के हो गए। एक है सामने वाले के पास रखा है हाइपोथिकेशन, अपने पास रखा है प्लेज। इसके अलावा आइए अदर्स में, अगर हम लोग अदर्स में बात करें, सबसे पहले असाइनमेंट, ध्यान से सुनिए दोस्तों। बोरोअर बोरोअर अपना राइट टू रिकवर मनी अगर बैंक के फेवर में ट्रांसफर करता है, बैंक को असाइन करता है, राइट टू रिकवर मनी बैंक को असाइन करता है, तो ये हो जाएगा असाइनमेंट। असाइनमेंट में सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स, असाइनमेंट में सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स असाइन हो सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या? जहां पे इमीडिएट राइट टू रिकवर मनी है, जहां पे इमीडिएट राइट टू रिकवर मनी है। जैसे भाई डेटर रिकवरी का राइट तू ले ले, इमीडिएट राइट टू रिकवरी, ठीक है। फिर मुझे प्रोविडेंट फंड के पैसे थे, तू ले ले, इमीडिएट राइट टू रिकवरी। मुझे इंश्योरेंस क्लेम के पैसे थे मिलने वाले, वो तू ले ले, इमीडिएट राइट टू रिकवरी, इमीडिएट राइट टू रिकवरी है। इसमें क्या नहीं आएगा, ठीक है, इसमें क्या नहीं आएगा, वॉट विल नॉट कम हियर, वॉट विल नॉट कम हियर, यहां पे क्या नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर बैंक ने बोरोअर को पैसा दिया था और बोरोअर, इसके अंदर क्या नहीं आएगा, बोरोअर के पास में राइट टू रिकवर मनी है, बोरोअर को लोन के पैसे किसी पार्टी से लेने हैं, और ये जो लोन है ये मॉर्गेज लोन है, मतलब बोरोअर को भी किसी ने सिक्योरिटी दी है, मॉर्गेज लोन है या फिर प्लेज वाला लोन है या हाइपोथिकेशन वाला लोन है। बोरोअर के पास में, बोरोअर ने किसी को पैसा दिया है और बोरोअर के पास में राइट टू रिकवर मनी है, लेकिन ये जो राइट है इट इज अ मॉर्गेज लोन, प्लेज और हाइपोथिकेशन। ऐसे ऐसे सिचुएशन में पैसा रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, चीजों को प्रूव करना पड़ता है, ऑक्शन करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, पैसे वसूल करने पड़ते हैं। इसमें इमीडिएट राइट टू रिकवरी नहीं है, ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। तो ध्यान रखना, मॉर्गेज वाले लोन्स, प्लेज वाले लोन, हाइपोथिकेशन वाले लोन में वसूली करना इतना आसान नहीं होता, ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। तो ऐसे राइट टू रिकवर को असाइन नहीं कर सकते, ऐसे राइट टू रिकवर को असाइन नहीं कर सकते, इट इज नॉट एक्शनेबल। आइए आइए सेट ऑफ। अगर बोरर बोलता है कि देखिए आपके बैंक में एक तरफ मेरा एफडी है, एक तरफ मेरा लोन है, पैसे नहीं मिले तो दोनों को सेट ऑफ मार लेना, उसको हम लोग सेट ऑफ बात करते हैं।
और अगर बोरर बोलता है मेरे प्रॉपर्टी तुम्हारे पास, एसेट तुम्हारे पास में रखे रखना, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो उसको बोलते हैं राइट टू लीव। लेट्स फ्रीज गाइस। दो तरह के चार्ज होते हैं, लीगल चार्ज, इमीडिएट राइट टू सेल, और दूसरा होता है इक्विटेबल चार्ज। हमने देखा इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, रजिस्टर्ड मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज। मूवेबल, अगर आपके मूवेबल एसेट है तो हाइपोथिकेशन या प्लेज। फिर आपके असाइनमेंट में सिर्फ एक्शनेबल क्लेम होनी चाहिए, नॉन एक्शनेबल क्लेम नहीं चलते। सेट ऑफ में राइट टू एडजस्ट है, नॉक ऑफ है, और लीन होता है। दोस्तों 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 बैंक ऑडिट खत्म, बैंक ऑडिट खत्म, बैंक ऑडिट खत्म हो गया दोस्तों। आइए 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 आइए, अब एक 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 ही ये ऐसा चैप्टर इसके अंदर एक अकेला ऐसे है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अपनी स्पिरिट्स, ठीक है। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आइए आइए, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू मूव, वी हैव टू मूव, वी हैव टू मूव। हमको कहां मूव करना है दोस्तों, ठीक है। आइए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आइए, एसेट 230। नाउ सबसे पहले व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आपको बताना है व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंट। इट इज अ रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड है, कलेक्शन ऑफ, ये एक रिकॉर्ड है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, जिससे साफ साफ समझ में आता है क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म की गई थी, जिससे साफ साफ नजर आता है कि क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म की गई थी, क्या क्या एविडेंस हमको मिला है, और एविडेंस को स्टडी करके क्या क्या कंक्लूजन मिला है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जिसे समझता है क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म की गई, उससे हमको क्या एविडेंस मिला, और एविडेंस को स्टडी करके क्या कंक्लूजन हमको मिला है। ऐसे 230 हमको बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, लेकिन बाकी सब एसएसबी आखिरी आखिरी में बताते हैं कि कौन सी चीजों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। जैसे 560 बताएगा सब्सिक्वेंट इवेंट का क्या डॉक्यूमेंटेशन हो, 570 बताएगा गोइंग कंसर्न का क्या डॉक्यूमेंटेशन हो, ऐसे 300 बताता है कि प्लानिंग का क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, इसको प्रिपेयर करना पूरी तरह, इसको लिसन, या तो ऑडिटर खुद इसको प्रिपेयर कर सकता है, या फिर क्लाइंट से उसको ऑब्टेन कर सकता है। दोनों तरीके से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल्स, इनिशियली ऑडिट प्रोग्राम बनता है, चेकलिस्ट बनती है, दैट इज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर ऑडिट के इश्यूज निकल जाते हैं, लिस्ट ऑफ इश्यूज को इशू मेमोरेंडा बोलते हैं, वो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। फिर आपके बैंक स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन देते हैं, ये आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। तो डेफिनेशन हमको, अगर आपको शॉर्ट होना है तो पहले आप बताएंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग का क्या रोल है इसके अंदर, इसको कैसे बनाया जाता है, या तो खुद बनाते हैं या तो ऑब्टेन करते हैं, और उसके एग्जांपल्स। अब आगे आइए नाउ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार लगातार पूछा जाता है क्यों बनाया जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, क्यों बनाया जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को। बेसिक पर्पस या बेसिक एडवांटेज इसका क्या है, बहुत सिंपल। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लबालब 30-40 फाइलों को बनाया जाता है सो दैट वी कैन प्रूव एवरीवन कि हमने क्वालिटी ऑडिट किया है। क्वालिटी ऑडिट मतलब क्या, दो चीजें, ताकि लोगों को बता सके कि ऑडिट का जो पूरा काम था, वर्क सिस्टमैटिकली है, एज पर लॉ रूल्स रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पूरा काम लॉ रूल्स रेगुलेशंस और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की हिसाब से, ताकि दुनिया को प्रूव कर सके कि हमने क्वालिटी काम किया है। क्वालिटी काम मतलब दो चीजें, दुनिया को प्रूव कर सके कि जो पूरा काम है लॉ रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हुआ है। ठीक है, आपका पूरा काम लॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हुआ है। और दूसरी बात, सेकंड थिंग, जो आपकी रिपोर्ट है ना, जो आपकी रिपोर्ट है ना, वो रिपोर्ट के सपोर्ट में इनफ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स आपके पास है, वो रिपोर्ट मोस्ट रिलायबल रिपोर्ट है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। ये दो चीजों को प्रूफ करने के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन किया जाता है। वंस अगेन, ऑडिट डॉक्यूमेंट मेंटेन करते ये प्रूफ करने के लिए हमने क्वालिटी ऑडिट किया है, मतलब काम सिस्टमैटिकली हुआ है, और आखिरी में रिपोर्ट के अंदर के जो कंक्लूजन्स है बहुत ही रिलायबल है, दे आर सपोर्टेड बाय इनफ ऑफ द एविडेंस। ये प्रूफ करने के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। फिर इससे और क्या एडवांटेज निकल के आते हैं, अगर आप प्यारे से ऑडिट डॉक्यूमेंट मेंटेन करोगे,
ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से ऑडिट डॉक्यूमेंट मेंटेन करोगे, तो इट असिस्ट इन प्लानिंग, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से हर चीज का डॉक्यूमेंट मेंटेन करोगे तो प्लानिंग प्लानिंग करने में बहुत आसानी होती है, प्लान लोगों को समझाने में बहुत आसानी होती है, एग्जीक्यूशन में बड़ी आसान होती है। अगर आप हर स्टेज के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करोगे तो प्लानिंग करने में आसानी हो रही है, एग्जीक्यूशन करने में बहुत आसानी हो रही है। फिर एग्जीक्यूशन के बाद में, ठीक है, जब सीनियर्स डीएसआर करते हैं, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, सीनियर्स को डीएसआर में बहुत मदद मिल रही है। जूनियर्स बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स कोई भी आके चेक करने वाला है। सीनियर्स को भी बहुत मदद मिल रही है, जूनियर भी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। ऑडिट खत्म होने के बाद में ऑडिट खत्म होने के बाद, ठीक है, रिव्यूज होते बहुत सारे, EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं, ठीक है। सीए फर्म में सीनियर्स आके चेक करते, इंटरनल इंस्पेक्शन में डॉक्यूमेंट काम आते, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन सीए इंस्टीट्यूट के लोग आते, पीयर रिव्यू, गवर्नमेंट के लोग आते, क्वालिटी रिव्यू, उसमें डॉक्यूमेंट्स काम आते, फ्यूचर ऑडिट में काम आते। लेट्स फ्रीज 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 फ्रीज। बेसिक पर्पस क्या है? पूरी दुनिया को प्रूव करना क्वालिटी ऑडिट एक काम सिस्टमैटिकली एज पर लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इनफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए और प्रूव करने के लिए रिपोर्ट रिलायबल है, ठीक है। एडिशनल एडवांटेज क्या है? बहुत हर स्टेज के अच्छे डॉक्यूमेंट बनाओगे तो प्लानिंग करने में मदद मिलेगी, परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन में मदद मिलेगी, सीनियर्स बड़े अच्छे से डीएसआर कर पाएंगे, जूनियर्स जिम्मेदारी से काम करेंगे, ठीक है। आखिरी में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में मदद मिलेगी, इंटरनल इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन मदद मिलेगी, और फ्यूचर ऑडिट में बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। फ्यूचर ऑडिट में बहुत मदद मिलने वाली है। आइए, नाउ 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 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट फाइल, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसे फाइल जिसके अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सालों साल नहीं बदलते, जो ऐसी ऐसी चीजें जो सालों साल नहीं बदलती है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो सालों साल नहीं बदलते। आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपका सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, आपका एमओए, आपका एओए, वो सब कहां जाएगा? परमानेंट ऑडिट फाइल में। जितने भी रिकरिंग ऑडिट्स है वो फाइल सेम होती है, परमानेंट ऑडिट फाइल में जाएगा। ऐसे डॉक्यूमेंट जो हर साल बदलते रहते हैं, वो कहां जाएंगे? करंट ऑडिट फाइल में। हर साल का प्लान, हर साल के बैंक स्टेटमेंट, हर साल के एक्सटर्नल कंफर्मेशंस। आइए, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट। फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट, सबसे पहले आपको बताना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। भाई साहब, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट, फॉर्म मतलब फॉर्मेट, ठीक है, फिजिकल हो कि इलेक्ट्रॉनिक। कंटेंट मतलब फ्लो चार्ट्स होने चाहिए कि वाउचर के डिटेल्स होने चाहिए। एक्सटेंट मतलब कितने वॉल्यूम में आपके पास में कितने वॉल्यूम में आपके पास डेटा होना चाहिए। फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट का प्रिंसिपल नंबर 1, फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट इतना हो, ऐसा हो कि कोई एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर अगर आकर डॉक्यूमेंट्स देखे, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर आकर डॉक्यूमेंट्स देखे, ठीक है, तो उसको साफ साफ सब समझ में आना चाहिए कि क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म की गई थी, उससे क्या एविडेंस मिले, उससे क्या कंक्लूजन बनाया गया, ठीक है, उससे कैसे ओपिनियन बना, ये सब कुछ उसको नजर आना चाहिए। तब हम बोलेंगे फॉर्मेट और कंटेंट और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको और बताना है, ठीक है, आपको आपको और आपको ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स है, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर में आपको, ऑडिट प्रोसीजर आपने परफॉर्म की, आपको उसमें 3 बातें और बतानी है। कौन सी 3 बातें सर? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आइटम को एग्जैक्टली जिसके ऊपर क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म की गई, क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म की गई। आपको बताना पड़ेगा किसने ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म की, कब परफॉर्म की, किसने उसको रिव्यू किया, कब रिव्यू किया। तो आपको नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ चेकिंग, टाइमिंग ऑफ चेकिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस में बताना पड़ेगा कि आपने जिस चीज को चेक किया उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, किसने चेक किया, कब चेक किया। मतलब अगर आपने कोई इन्वेंट्री चेक की तो उसके डिटेल्स बताओ, किसने इसको चेक किया, कब चेक किया, किसने इसको रिव्यू किया, कब रिव्यू किया। जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है, सिग्निफिकेंट मैटर्स का आपको नेचर समझाना पड़ेगा। जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसका आपको नेचर समझाना पड़ेगा, उस पर क्या डिस्कशन है वो समझाना पड़ेगा, कोई मिसमैच है क्या बताना पड़ेगा। आइए दोस्तों, लेट्स फ्रीज। फॉर्मेट कंटेंट एक्सटेंट ऐसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की एक्सपीरियंस ऑडिटर अगर देखने के लिए आए तो उसको साफ साफ समझे क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म की गई थी, क्या एविडेंस हमको मिला, क्या कंक्लूजन्स बनाए गए, क्या ओपिनियन बनाया गया। और
फिर आपको और बताना है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड में साफ साफ 3 चीजें और बताओ। सिग्निफिकेंट मैटर में नेचर को अच्छे से एक्सप्लेन करो, इस पे क्या डिस्कशंस हुआ, क्या अच्छा बुरा है, अच्छे से बताओ, और कहां कहां पे एविडेंस आपस में टकरा रहे हैं, मैच नहीं हो रहे, इनकंसिस्टेंसीज भी बताओ। तो फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सटेंड ऐसा होना चाहिए। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट। आइए दोस्तों, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। ठीक है, आइए, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, देखो, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, यहां पे लिखा हुआ है जस्ट इमेजिन। ठीक है, जितनी बड़ी आप बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, साइज बहुत बड़ा है, फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सटेंट, आपको आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस बहुत ज्यादा है, मल्टीपल कंट्रीज में आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे। तो एक बड़ी कंपनी को इमेजिन करिए, साइज बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है, डॉक्यूमेंट्स ज्यादा मेंटेन करने पड़ेंगे। फिर आपने ऑडिट शुरू किया, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट। ठीक है, आपने ऑडिट शुरू किया, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फाइल ज्यादा करनी पड़ेगी। आप किस तरह की ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडिट मेथोडोलॉजी, ठीक है, कैसी है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा होंगे तो फ्लो चार्ट्स होंगे, सब्सटैंटिव प्रोसेस ज्यादा होंगे तो टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा होंगे तो वाउचर्स होंगे, एनालिटिकल प्रोसेस ज्यादा होंगे तो ग्राफ्स होंगे। आप किस तरह की ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, और वो एविडेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। वंस अगेन गाइस, सबसे पहले आप देखो, जस्ट इमेजिन एक बहुत बड़ी कंपनी, 3 पॉइंट आपको याद आ जाएंगे। फिर आप देखो ऑडिट प्रोसीजर, आप देखो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा है कि एनालिटिकल प्रोसेस ज्यादा है कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ठीक है, उस पर फॉर्मेट डिपेंड करेगा। ऑडिट मेथोडोलॉजी मैनुअल है कि ऑटोमेटेड है, उसमें फिजिकल फाइल बनेगी कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल, वो डिपेंड करता है। सिग्निफिकेंस, जितना बड़ा एविडेंस होगा उसका ज्यादा, जितना बड़ा मुद्दा होगा उसका ज्यादा एविडेंस हम लोग संभाल के रखेंगे। रिजल्ट्स, जितने एक्सेप्शंस मिसमैच मिलेंगे एविडेंस ज्यादा। कंक्लूजन, जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा प्रूफ करना, एविडेंस ज्यादा। तो बड़ी कंपनी को सोचिए, 3 पॉइंट याद आएंगे, ऑडिट की शुरुआत करिए, 3 पॉइंट याद आएंगे, रिजल्ट ऑफ ऑडिट के बारे में सोचेंगे, आपको और 2 पॉइंट आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, टाइमली बेस पे, यस 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 यस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट, उनका कहना है ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेस बनाओ। ऑडिट के साथ साथ आपने ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहिए आपको कंटिन्यूस बेस पे। ऑडिट के साथ साथ आपने डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट के साथ साथ आपने डॉक्यूमेंट्स को बनाना चाहिए ऑन कंटिन्यूस बेसिस। ठीक है, कंटिन्यूस बेस पे आप बनाते रहिए, क्योंकि तब आपको चीजें अच्छे से याद होती है, क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, क्वालिटी, ओवरऑल ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, ओवरऑल ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, सीनियर्स रिव्यू भी अच्छे से कर पाते, कंक्लूजन्स भी अच्छे होते हैं, इसलिए टाइमली बेस पे करिए। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जैसे जैसे ऑडिट कर रहे हो तब के तब इमीडिएटली आप डॉक्यूमेंटेशन को बनाते जाइए, ज्यादा याद रहता है, अच्छे डॉक्यूमेंट बनते हैं, अच्छा ऑडिट होता है, सीनियर्स को भी रिव्यू करने में आसानी होती है, कंक्लूजन्स भी बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारी चीज है, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है, मतलब एक सपोर्टिंग एक्टिविटी है, ये कोई मेन ऑडिट वर्क नहीं होता, इसमें कोई नई ऑडिट प्रोसीजर, एविडेंस का एनालिसिस, कंक्लूजन नहीं होता। तो इसमें होता क्या है, अगर आपने कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की थी, उसके बारे में लिखा नहीं था, तो लिख लो। डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंसेस जो अभी तक रिटर्न नहीं है, वो लिख लो। सभी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह पे कोलेट कर लो। कुछ अगर बाकी था लिखना, लिख लिया, लिखने के बाद सबको जमा कर दिया, कोलेट। इसको एक सीक्वेंस में सॉर्ट कर दो। जैसे पहले बैलेंस शीट में कितना बैंक बैलेंस है वो आएगा, फिर बैंक की लिस्ट आएगी, फिर उसके लिस्ट में जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में बैंक रिकंसिलेशन आएंगे, बैंक रिकंसिलेशन के बाद में बैंक के कंफर्मेशन आएंगे। सॉर्टिंग कर दो। सॉर्टिंग करने के बाद में सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट अब पुराने हो चुके हैं, उसका हायर वर्जन हमारे पास में अवेलेबल है। तो जो सुपरसीड डॉक्यूमेंट मतलब ओल्डर वर्जन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स पुराने हो गए उसका ओल्डर वर्जन है, नया वर्जन, अपडेटेड करेक्टेड वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट, ध्यान रखना करेक्ट इनकरेक्ट में आएगा, सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स को आप डिस्कार्ड कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। फिर क्रॉस रेफरेंसिंग आपको करनी पड़ेगी। क्रॉस रेफरेंसिंग आपको करनी पड़ेगी। सर क्रॉस रेफरेंसिंग मतलब क्या? क्रॉस रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी मतलब क्या? ठीक है,
क्रॉस रेफरेंसिंग के अंदर दोस्तों, क्रॉस रेफरेंसिंग के अंदर आपको एक पेज पे लिखना पड़ेगा कि ये पेज का अमाउंट कौन से पेज पे जा रहा है। आपको लिखना पड़ेगा, उस पेज पे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट अमाउंट कहां से, उसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग। आखिरी में साइन ऑफ, साइन करना पड़ेगा, किसने डॉक्यूमेंट को बनाया, कब बनाया, किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया। एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है, इसके अंदर लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, कोलेशन किया जाता है, सॉर्टिंग की जाती है, सॉर्टिंग की जाती है, सुपरसीडेड, ठीक है, सॉर्टिंग की जाती है, सॉर्टिंग करने के बाद में सुपरसीड डॉक्यूमेंट्स को डिस्कार्ड किया जाता है, क्रॉस रेफरेंसिंग की जाती है, साइनिंग ऑफ किया जाता है। कब करना पड़ेगा इसको? टाइमली बेसिस पे, 60 दिनों के अंदर, 60 दिनों के विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। 60 दिनों के अंदर इसको आपको 60 दिनों के अंदर आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। 60 दिनों के अंदर डॉक्यूमेंटेशन खत्म होना चाहिए, ठीक है। असेंबली के बाद में कोई चेंजेस अलाउड, नो डिलीशन, कोई डिलीशन डिस्कार्डिंग, कोई डिलीशन डिस्कार्डिंग अलाउड नहीं है। इसको 7 साल तक समझाना पड़े, 7 साल तक संभाल कर 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगर ग्रुप की ऑडिट रिपोर्ट्स अगर साइन किए तो 7 साल ग्रुप की ऑडिट रिपोर्ट से लेंगे, ताकि सिंपल है, ताकि चीजों को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए संभाल के रखा जाए। कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट से कोई चेंज हुआ तो हुआ, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होता। अगर इसके अलावा कोई चेंज किया है तो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि भाई क्यों चेंज किया है। अच्छा, डाटा था, पीयर रिव्यू वालों ने डाटा था, क्वालिटी रिव्यू वालों ने डाटा था, इसलिए। अच्छा, क्यों चेंज किया, किसने चेंज किया, किसने चेंज किया, कब चेंज किया, उसने किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया। एक बार असेंबली हो जाए उसमें चेंजेस अलाउड नहीं होते। हाँ, सब्सिक्वेंट इवेंट के चेंजेस कभी कभी अलाउड हो जाते, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी ने चेंज किया तो रीजन बताना पड़ेगा, किसने चेंज किया, कब चेंज किया, किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया। चेंजेस को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, ठीक है। आइए नाउ आगे 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 आइए, व्हाट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम। कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है? सबसे पहली बात, कंप्लीशन मेमोरेंडम वॉलंटरी है, इट इज वॉलंटरी। होता क्या है? इट इज अ समरी, इट इज अ समरी ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर्स। ऑडिट के दौरान जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, जितने भी बड़े मुद्दे थे, उसकी समरी है, और उसके अंदर पेज नंबर लिखे होते हैं। डिटेल्स चाहिए तो ये फाइल का ये पेज पढ़ो, ये फाइल का ये पेज पढ़ो, और फाइल के अंदर भी लिखा होता है कि समरी ये पेज पे है। क्रॉस रेफरेंसिंग होती है, दोनों पेज एक में को रेफर करते हैं। तो कंप्लीशन मेमोरेंडम वॉलंटरी है, इट इज अ समरी ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर्स। वहां पे पेज नंबर होते हैं, डिटेल चाहिए तो कौन से पेज पे जाना है, एंड वाइस वर्सा। इसके बेनिफिट्स बहुत है, इसको इसके बारे के बेनिफिट्स बहुत है। जब हम लोग इस कंप्लीशन मेमोरेंडम को जब हम लोग बनाते हैं तो टीम वापस एक बार ध्यान से सोचती है, जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स थे उनको हम लोगों ने ध्यान से डील किया ना, स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग को बराबर फॉलो किया ना, ये देखते हैं हमने स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स हमने बराबर अचीव किए ना, हर स्टैंड हमारे सामने टारगेट सेट करता है वो हमने अचीव किया ना, ठीक है। और जो रिव्यू करने के लिए लोग आते हैं, इंस्पेक्शन करें, वो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह, इतने बड़े ऑडिट में बस ये 4-5 पेज पढ़कर मेरा जीवन धन्य हो गया, पूरा ऑडिट समझ में आ गया, सारे सिग्निफिकेंट मैटर समझ में आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। और फ्यूचर ऑडिट में बहुत काम आता है, फ्यूचर की टीम को ये समझने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। वॉलंटरी है, ये डेफिनेशन में एक तरह की समरी है। एडवांटेज में फिर से एक बार सोचना हो जाता है, ऐसे के ऑब्जेक्टिव अचीव क्या देखना हो जाता है, और रिव्यू और इंस्पेक्शन बराबर है ना, फ्यूचर ऑडिट में बड़े काम की चीज है ये। आइए आइए आइए, फटाफट 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 फटाफट। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है। आइए क्विकली 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 क्विकली, डॉक्यूमेंट, सबसे पहले सिग्निफिकेंट मैटर होते क्या है? ऐसे सभी मैटर्स जो सीनियर्स को बताना जरूरी है, पार्टनर्स को बताना जरूरी है, जो मैनेजर्स है उनको बताना जरूरी है, वो सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट मैटर्स में क्या क्या आते हैं उसके मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ऑडिट में आपको इनिशियली बहुत बड़ी रिस्क मिली, सिग्निफिकेंट रिस्क, इट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर। आप ऑडिट करने गए, ठीक है, ऑडिट करने गए, आपको बड़ी परेशानी हुई, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, इट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है। ऑडिट करने पे आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल रहे हैं, इट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर। आपको कुछ एरियाज की रिस्क को इंक्रीज करना पड़ रहा है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है। आपके जो ओपिनियंस है, आपके ओपिनियंस मॉडिफाई करने पड़ रहे, ईएमपी ओएमपी डालना पड़ रहा है, देखो सिग्निफिकेंट, देखो एक फ्लो में था। सबसे पहले आपने बताया ऐसे मुद्दे जो सीनियर्स को बताना जरूरी होता है उसको सिग्निफिकेंट मैटर बोला जाता है। एग्जांपल में मैंने बताया, इनिशियली बड़ी रिस्क मिली, सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है। आप ऑडिट करने गए, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, सिग्निफिकेंट मैटर।
ठीक है, आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल बहुत बड़ी डेफिशिएंसी मिली, सिग्निफिकेंट मैटर। मटेरियल मिस्टेक में मिला टेस्ट ऑफ डिटेल्स में, सिग्निफिकेंट मैटर। रिवाइज करनी पड़ रही, सिग्निफिकेंट मैटर। आपके ओपन पे इंपैक्ट आ रहा है, सिग्निफिकेंट मैटर। जितना प्रोफेशनल जजमेंट ज्यादा लगेगा, आपको जितना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, माथापच्ची करनी पड़ती है, प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ता है, उतना आपको सिग्निफिकेंट मैटर का डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा करना पड़ेगा, उतना डॉक्यूमेंट ज्यादा मेंटेन करने पड़ेंगे ताकि लोगों को प्रूव करे कि हमारे सारे प्रोफेशनल जजमेंट सिग्निफिकेंट मैटर को लेकर बहुत अच्छे थे, प्यारे थे। पहले आप बताइए सिग्निफिकेंट मैटर मतलब क्या, उसके आप एग्जाम्पल बताइए। इसमें एक एक पार्ट आ सकता है, फिर आप बताइए जितना प्रोफेशनल जजमेंट लगता है उतना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके पूरी दुनिया को बताना पड़ता है कि हमारे प्रोफेशनल जजमेंट्स अच्छे थे, रिलायबल थे, भरोसेमंद थे। एग्जाम्पल कुछ एरियाज का, ठीक है, एग्जाम्पल कुछ एरियाज का जहां पे प्रोफेशनल जजमेंट बहुत लगाना पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्टिव जजमेंट, मैनेजमेंट ने कुछ सब्जेक्टिव जजमेंट, मैनेजमेंट ने गुडविल वैल्यू किया है, मैनेजमेंट ने आर्ट वैल्यूएशन, मैनेजमेंट ने गुडविल वैल्यू किया है, आर्ट वैल्यूएशन किया है, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का एनालिसिस किया है, बहुत सब्जेक्टिव है, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। भाई साहब, इसको चेक करने में प्रोफेशनल जजमेंट बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। डिसीजंस, बहुत स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के अंदर जगह जगह पे बोला है डिसीजंस लो, ये फैक्टर्स के बेसिस पे डिसीजन लो। ये फैक्टर्स को समझना, इंप्लीमेंट करने में बहुत प्रोफेशनल जजमेंट लगता है। फॉर एग्जांपल, इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा करना कि नहीं करना। ऑथेंटिसिटी, अगर डॉक्यूमेंट्स पे शक है ये ओरिजिनल है कि नहीं, उसको ये चेक करने के ओरिजिनल है कि नहीं, बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, बहुत प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ता है। पहले बताओ सिग्निफिकेंट मैटर मतलब क्या, फिर उसके एग्जांपल्स दो, बोलो डॉक्यूमेंटेशन वहां ज्यादा करना पड़ता है जहां पे प्रोफेशनल जजमेंट, और 3 जगह प्रोफेशनल जजमेंट बहुत लगाना पड़ता है, जहां पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, जहां पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जहां पे ऑथेंटिसिटी, रियलिटी कंफर्म करना पड़ता है, ओरिजिनलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। आइए दोस्तों, राइट टू लीन, क्या क्या ऑडिटर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपना लीन एक्सरसाइज कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लीन एक्सरसाइज कर सकता है? क्या फिजिकल पोजीशन खुद के पास में रख सकता है क्या? यानी कि फिजिकल पोजीशन ऑन हियर, क्या फिजिकल पोजीशन खुद के पास रख सकता है क्या? आइए, ठीक है, वेरी सिंपल सेट फॉर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। सबसे जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ बोलता है अगर आपने किसी चीज पे मेहनत की, उसके पैसे नहीं मिले, तो आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स बोलता है आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपने मेहनत की है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपको ऑडिट फीस के पैसे नहीं मिले, कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ बोलता है लीन एक्सरसाइज करो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स बोलता है लीन एक्सरसाइज। लेकिन अब इंडिया का जो कंपनीज एक्ट है सेक्शन 128, वो बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रजिस्टर्ड ऑफिस में होना चाहिए। जगह चेंज करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, 7 दिन के अंदर आरओसी को बताना पड़ता है, और जहां पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे उसका एक्सेस डायरेक्टर्स को देना पड़ता है, बहुत लोगों को देना पड़ता है। तो बोले प्रैक्टिकल नहीं है कि ऑडिटर के ऑफिस में हम उसको ट्रांसफर कर दे, प्रैक्टिकल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है सक्सेना वर्सेस शर्मा में, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स खुद के पास रखना प्रोफेशनल्स को शोभा नहीं देता, बेचारा क्लाइंट पागल हो जाएगा, किससे पैसे लेने, किससे पैसे देने हैं। तो इंडिया का लॉ बोलता है प्रैक्टिकल नहीं है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट बोलता है मत करो ऐसा, सीए इंस्टीट्यूट भी बोलता है मत करो ऐसा। फाइनली आज के डेट में हम क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स पे लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लीन एक्सरसाइज नहीं मतलब नहीं, लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते दोस्तों। फाइनली एंड में, फाइनली हु इज द ओनर, कौन है ओनर? ऑडिटर इज द ओनर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर ओनर है। मेन ऑडिटर अपने डॉक्यूमेंट्स का ओनर है, ब्रांच ऑडिटर अपने डॉक्यूमेंट्स का ओनर, सब लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स के ओनर है। उनके ऊपर है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट के साथ शेयर करे या ना करे, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है। ब्रांच ऑडिटर की इच्छा है कि अपने डिटेल डॉक्यूमेंट्स एचओ ऑडिटर के साथ शेयर करे या ना करे। रिपोर्ट तो शेयर करूंगा, डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा नहीं, मेरी इच्छा है। सब लोग अपने अपने मर्जी के मालिक है। दोस्तों आज का टारगेट अचीव किया हम लोगों ने, आज का टारगेट अचीव किया। बैंक ऑडिट हमारा, ठीक है, आज का टारगेट हमने अचीव किया। बैंक ऑडिट हमारा खत्म हो चुका है और चैप्टर नंबर 6 भी हमारा खत्म हो चुका है। जबरदस्त तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर लेक्चर में मजा आया, डू कमेंट। लेक्चर खत्म होने के बाद आपके कमेंट्स मुझे दिखने चाहिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स दिखने चाहिए, कितना मजा आया ये आपको दिखना चाहिए।